जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट चर्निंग। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे एएलपी एग्ज़ाम का सॉल्यूशन, जो कि आपका 16 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को हो गया है। तो भाइयों, जो भी भाई इस चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी वीडियो से रिलेटेड सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाइयों, चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाइयों, इसका सही आंसर रहने वाला है, तो ये आपका भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाला है, जो आपका एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। और साइक्लोन 2025 का जो ये है आपके तीसरे संस्करण का है, जो आपका रहा था, जो कि आपका एक 14 दिवसीय अभ्यास रहा था। और ये कब से कब तक आपका आयोजित किया गया था? तो ये आपका 10 फरवरी 2025 से जो है ये आपका 23 फरवरी 2025 तक है, जो आपका भारत के राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में है, जो ना आपका आयोजित किया गया था। तो एक ऑप्शन में आपका स्थित मतलब कि राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर लें तो साइक्लोन का मतलब कि उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका रेगिस्तानी इलाकों में जो है आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जो है अंतर संचालन क्षमता को जो है आपका बढ़ाना था। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका लोक समिति में है, जो आपका मतलब कि सदस्य के बारे में पूछा गया था ना, प्राक्कलन समिति के बारे में नहीं पूछा गया था। लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आप कमेंट करने मत लगना कि सर प्राक्कलन समिति का नहीं पूछा गया था। मैं आपके यहाँ पर पहले ही बता दिया हूँ कि लोक लेखा समिति के बारे में ही है, जो सिर्फ एग्जाम में पूछा गया था। जैसे कि प्रश्न ये पूछा गया था कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के जो है ना कितने सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पर इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले नॉलेज की अगर मैं मतलब कि एस्टिमेट्स कमेटी यानी प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या की बात कर लें, तो इसमें जो आपके कुल सदस्य हैं ना, ये आपके 30 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्य से आपके 0 होते हैं, यानी शून्य होते हैं। क्योंकि इस समिति के जो सभी 30 सदस्य होते हैं ना, ये केवल आपके लोकसभा से ही हैं जो आपके चुने जाते हैं। और इसके महत्व की बात कर लें तो देखिए, ये जो आपका संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसे आपका सतत प्राक्कलन समिति भी है, जो आपका कहा जाता है। ये तो पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो ये आपका एग्जाम में पूछा गया था कि वो आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति के बारे में जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, लोक लेखा समिति में आपके कुल सदस्यों की जो संख्या होती है ना, यानी कि आगे 22 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं ना, लोक लेखा के समिति के ये आपसे 7 सदस्य होते हैं। और लोक से लेखा के सदस्य कितने होते हैं? तो ये आपके 15 सदस्य होते हैं। यानी आपका राज्यसभा का सदस्य सिर्फ आपसे पूछा गया था, तो 7 सदस्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके महत्व की बात कर लें तो देखिए, जो आपके ये भारत के सीजीए यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की है जो है ना, ये आपके रिपोर्ट की है, जो आपके जांच करते हैं। और परंपरा के अनुसार इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये आपके विपक्ष के नेता होते हैं। और दोनों के कार्यकाल की बात कर लें तो भाइयों, देखिए, दोनों समितियों के सदस्यों का जो कार्यकाल है ना, ये आपके 1 वर्षों का होता है। इसमें अगर मंत्री के सदस्य की बात कर लें तो देखिए, कोई भी मंत्री जो है ना, इन समितियों के सदस्य आपके नहीं बन सकते हैं। और सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या की बात कर लें तो इसमें आपके 15 से लोकसभा के 7 राज्यों के यानी टोटल हैं जो आपके 22 सदस्य होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी क्वेश्चन में आपका सिर्फ लोक लेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछा गया था, जो कि आपके 7 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि एक अवतल दर्पण में जब वस्तु की को आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है ना, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की विशेषता होगी, ये क्या होगी? ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपको दिए गए थे। तो देखिए, जब इनका कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु का आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है ना, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? तो ये आपका वक्रता केंद्र से परे यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है ना, जो आपके इमेज जो आपको बनता है ना। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है यानी पोजीशन क्या होता है? तो ये आपका वक्र केंद्र से दूर या पीछे है, जो कि आपकी पोजीशन होती है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है यानी साइज़ क्या होता है? तो आपका वस्तु से बड़ा यानी आपका इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये आपका वास्तविक और उल्टा होता है। तो एक ऑप्शन में आपका रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड जो आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जो आपका
प्रीवियस भी है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अवतल दर्पण के है ना जो मतलब की स्थिति के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए अवतल दर्पण की अगर अन्य स्थिति की बात कर लें, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु को आपका अनंत पर रखा जाता है ना, तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो ये आपका फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब का जो आकार यानी साइज है जो ये आपका मतलब कि बहुत छोटा यानी पॉइंट साइज का होता है। नेचर की बात कर लें तो आपका वास्तविक और उल्टा होता है। जब अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच वस्तु को आपका रखा जाता है ना, तो आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये आपके सी से परे यानी बियॉन्ड सी बनता है और प्रतिबिंब का जो आकार है ना ये आपका इनलार्ज यानी बड़ा बनता है। और नेचर यानी ये जो आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को आपका सी के मतलब के सी पर रखा जाता है तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति आपका सी पर ही बनता है, समान आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। एक पर अगर आपका वस्तु को रखा जाता है तो मतलब कि इमेज की स्थिति ये आपका अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा होता है। ए एफ और पी के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो ये आपका दर्पण के पीछे इसका इमेज बनता है। प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता है और आभासी और सीधा जो ये आपका नेचर का होता है। तो ये सारे इफेक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जब पेट में एसिडिटी यानी अम्लता बढ़ जाती है ना, तो किस पदार्थ का उपयोग जो है एक एंटासिड के रूप में जो है आपका किया जाता है। ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पेट में अम्लता बढ़ने पर जो है ना एंटासिड के रूप में मुख्य रूप से जो है ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसका सूत्र जो है ये आपका MgOH2 का होल ट्वाइस होता है। और ये जो आपका मतलब है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ही आपका, इसके अलावा आपका जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर हॉट सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे आपका बेकिंग सोडा कहा जाता है, इसका भी आपका उपयोग जो है आपका किया जाता है, क्योंकि ये आपके क्षारीय पदार्थ पेट के अतिरिक्त एसिड को है ना जो कि आपका न्यूट्रलाइज यानी ऑरिजिन आपके कर देते हैं। जहाँ पर अपना पेट पड़ा भी होगा कि आपका अम्ल और क्षार सॉल्ट और वाल्ट वाटर बनाते हैं, जो कि आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन में जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका एपिथेलियल टिश्यू यानी आपका उपकला ऊतक का है, जो ना आपको मैच द फॉलोइंग करना था, जहाँ पर आपसे क्यूबोइडियल एपिथेलियम यानी घनाकार उपकला ऊतक, इसके अलावा स्तंभाकार उपकला और सल्की उपकला का जो है जो ना आपके मतलब कि कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था और इसको वो जो सही मैचिंग करना था। और इस प्रकार के आप 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपकला ऊतक अंगों की रक्षा और उनके कार्य जैसे कि अवशोषण और स्राव के आधार पर है ना अलग अलग आकार के होते हैं, जिस पे सबसे पहले अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात कर लें तो देखिए घनाकार उपकला है, जो ना आपकी इसकी कोशिकाएं होती हैं ये आपके मतलब कि क्यूब जैसे होती हैं, और ये जो आपका मुख्य रूप से है ना जो आपकी किडनी ट्यूबुलस यानी वृक्कनलिकाओं और नाल ग्रंथियों की नलियों में है आपका पाया जाता है। और ये जो आपके अंगों को यांत्रिक सहारा है जो आपका प्रदान करता है। इसके अलावा अगर कॉमनर सह कोरी कॉमलर एपिथेलियम यानी स्तंभाकार उपकला की बात कर लें तो यह देख आपके खंबे जैसी लंबी कोशिकाएं होती हैं, और यह आपका एस्पोर्शन और सेक्रेशन यानी अवशोषण और स्राव हैं जो आपके अधिक होता है, यहीं पर है जो आपका पाया जाता है। जैसे कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का अतिरिक्त स्तर पर है जो आपका पाया जाता है। और अगर इसके अलावा बात करें स्क्वैक्स एपिथेलियम की बात कर लेते हैं तो सलक्की उपकला है ना जो आपके चपटी और पतली कोशिकाएं होती हैं, और जब ये कई परतों में आपका व्यवस्थित होती हैं ना, तो इन्हें जो आपका मतलब कि स्ट्रेटिफाइड अस्थमा यानी स्वीकृत शकली उपकला है जो आपका कहा जाता है, या कि हमारी त्वचा यानी स्किन में आपका पाया जाता है, ताकि अंगों को जो है ये आपका मतलब कि कटने फटने से जो आपका बचाया जा सके। तो देखिए यह जो आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम यानी घनाकार उपकला ऊतक जो है ये आपका किडनी ट्यूबल्स यानी वृक्कनलिका में जो आपका पाया जाता है। किडनी में तो पहले आपका दूसरा चला जाएगा यानी फर्स्ट का आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका स्तंभाकार उपकला जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पाया जाता है, तो दूसरा का जो आपका तीसरा चला जाएगा। उसके बाद जो सल्की उपकला है ये आपका स्किन यानी त्वचा में जो आपका पाया जाता है, और तीसरे का आपका पहला जो है आगा चला जाएगा। यानी 2 3 1 मतलब किस ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के सूत्र में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पचमावी उपकला जो ये आपको कहाँ पाया जाता है। अगर यह पूछा जाए तो ये आपका रेसिपिटरी ट्रैक्ट यानी श्वसनली और डिम्बा वाहिनी नालिका में जो आपका पाया जाता है, और इनके ऊपर बालों की सेची संरचना जो है ना ये आपको होती है कि जो आपको पदार्थों की जो आपके आगे धकेलता है। पूछा जाए कि ब्लड यानी रक्त किस प्रकार का ऊतक है, जो कि प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, तो देखिए रक्त जो है ना एक आपका तरल संयोजी ऊतक यानी
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट और टेंडन में क्या अंतर होता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए लिगामेंट जो होता है ना ये आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि टेंडन जो होता है ना ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसके अलावा पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो ये आपका कोलेनाई कायमा ऊतक के कारण होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर क्वेश्चन है कि बताइए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से आपके बने होते हैं, इनमें से किस प्रक्षेपण यानी ऑब्जर्वेशन के आधार पर है जो ऐसा अनुमान है जो आपका लगाया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपको दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों से बने का होने का अनुमान है ना, यह आपका ऑप्शन बी यानी जब पानी में चीनी घोली जाती है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है इसका मतलब कि इस ऑब्जर्वेशन के कारण जो है ना यानी आपका जो है प्रक्षेपण के आधार पर जो ऐसा अनुमान जो आपका लगाया जाता है। और इसका कारण अगर पूछा जाए तो देखिए चीनी के क्रिस्टल पानी में डालने पर जो है कि पानी का जो स्तर है ये आपका थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन घुलने पर जो कण जो पानी के कणों के बीच जो है ना यह खाली जगह यानी इंटरस्टेक्स जो आपके भर जाते हैं, जिससे स्तर है जो आपका पहले जैसा हो आपका रह जाता है। और आपका ये दर्शाता है कि ना कि पदार्थ कणों से बना होता है और कणों के बीच भी जो है ये आपके अतिरिक्त रिक्तियाँ हैं जो आपके होती हैं, ये जो इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की बात करने की क्यों गलत है, तो देखिए क्योंकि घुलने पर स्तर है जो आपका स्थायी रूप से है जो आपका नहीं बढ़ता, जो कि ऑप्शन में ए में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि चीनी घुल जाती है, तैरता आपका नहीं है। ऑप्शन डी भी आपका गलत है क्योंकि चीनी पारदर्शी घोल बनाती है, रंग जो है आपका नहीं बदलता। इसलिए मतलब कि ए आपका ऑप्शन डी आपके गलत हैं, जो कि ऑप्शन बी जो है आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इस टॉपिक से अगर आपका प्रश्न बन गया तो आगे भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग से क्या पता चलता है। अगर यह पूछा जाए तो देखिए जब पोटेशियम परमैंगनेट को जो है ना एक छोटे सा टुकड़ा बहुत सारे पानी में आपका डाला जाता है तो आपका पूरे पानी का जो है आपका रंगीन कर देता है। और इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण है ना जो आपके एक्सट्रीमली टीनी यानी छोटे अत्यंत छोटे होते हैं। इसके अलावा अगरबत्ती की खुशबू दूर तक क्यों फैलती है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पदार्थ के कण जो है ना आपके कंस्टेंटली मूविंग यानी निरंतर गतिशील होते हैं और हवा के कणों के साथ मिलकर है ना जो कि खुशबू के गति कण करते हैं। इसलिए अब हम पहुंचते हैं कि इसका डिफ्यूजन यानी विसरण है जो आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि विसरण यानी डिफ्यूजन की दर कब बढ़ जाती है, तो ये तापमान बढ़ने पर गर्म खाने की महक ठंडे खाने की तुलना से है ना जो आपके दूर तक इसलिए जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है ना वो आपका बढ़ जाता है, इसलिए डिफ्यूजन की दर है ना जो आपके बढ़ जाता है। तो यह सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि धूम्रपान यानी स्मोकिंग जो है ना आपके श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो हैं आपको दिए गए थे। तो देखिए ऑप्शन में एक आपका सिलिका करके भी दिया गया था, तो उसे देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलिका क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा मतलब कि ट्रैकिया यानी श्वसन मार्ग है ना जो आंतरिक दीवारों पर बालू जैसे सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें ही आपका सिलिया जो है आपको कहा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए इनका जो कार्य है ना आपके धूल के कणों, बलगम और हानिकारक कीटाणु को जो फेफड़ों से बाहर धकेलना, इसका जो प्रमुख कार्य होता है। और प्रभाव की बात कर लें तो देखिए सिगरेट के धुएं में मौजूद जहरीले रसायन इन सिलिका को जो है ना आपके नष्ट फिर या फिर आपके पंगु हैं जो आपको कर देते हैं। और इसके अलावा परिणाम क्या होता है, तो देखिए जब सिलिया काम करना बंद कर देते हैं ना तो धूल और प्रदूषक सीधे जो हैं फेफड़ों में आपके जमा होने लगते हैं, जिससे आपका धूम्रपान करने वाली जो आपका खांसी और संक्रमण का खतरा भी जो है आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लें तो स्मोकिंग श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है, तो ये आपका श्वसन मार्ग में मौजूद सिलिया को जो है आपको नष्ट कर देता है। ये जो है इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करंट आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है, तो पूछा ये जाता है कि वास्तुपीति यानी एम्फीसाइमा रोग जो यानी से क्या होता है, यह पूछा जाता है। तो ये धूम्रपान के कारण फेफड़ों की वायु कोशिकाओं की दीवारों यह जो आपका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे गैसों के विनिमय की सतह भी जो है आपका कम हो जाती है। और इस गंभीर स्थिति को जो है आपका एमीफिसिया जो है आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। सिगरेट के धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है, ये पूछा जाता है। तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि ये जो आपका गैस अतिरिक्त गैस रक्त की जो है ना ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि ये आपका हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी है जो आपका जुड़ जाता है। तंबाकू में पाया जाने वाला नशीला पदार्थ कौन सा होता है, तो आपका निकोटिन होता है, क्योंकि एक आपका है जो आपका स्टिमुलेंट यानी उत्तेजक है जो कि एड्रीनाइल या मतलब कि आपका जारी करवाता है और ब्लड प्रेशर भी जो है ना ये आपका बढ़ा देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक न्यूमेरिकल से पूछा गया था कि यदि एक वस्तु को मुक्त रूप से यानी बिना किसी
प्रारंभिक वेग के जो है ना 2 सेकंड तक गिरती है, और गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का जो मान है ना आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका जो औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी होगा ना वह कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन विकल्प दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन दिया गया है। तो देखिए प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो ना है आपका 0 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, क्योंकि आपका जो वस्तु है आपका छोड़ा गया इसलिए इनिशियल वेलोसिटी होगा। टाइम यानी समय आपका 2 सेकंड दिया गया था। गुरुत्वीय त्वरण यानी एल्सलिन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान है ना आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें हैं जो आपका द्विगुण दिया गया था। अब आपको तो है कि मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जो आपको मतलब ज्ञात करना था। मतलब कि सबसे पहले अगर अंतिम वेग हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो कैसे करेंगे, तो गति का जो पहला समीकरण है ना v बराबर u प्लस जी टी, इसका उपयोग करके है ना जो हम लोग की फाइनल वेलोसिटी का जो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा u जो आपका 0 दिया गया है, तो g आपका 10 दिया गया था और t आपको 2 दिया गया था। तो फाइनल जो आपका वेलोसिटी निकल कर आएगा ये कितना, तो ये आपका 20 मीटर प्रति सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग जो है आपका निकालना है। तो देखिए जब त्वरण आपका एक समान यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है ना, तो आपका औसत वेग का सूत्र आपका क्या होता है, तो आपका v बराबर u प्लस एम वी, मतलब कि v एवरेज इक्वल है जो u प्लस v/2/2, मतलब या जो आपका एवरेज वेलोसिटी का जो मतलब मान होता है। तो यहाँ पर आपका u जो आपका 0 दिया गया था। अभी हम फाइनल वेलोसिटी निकाला कितना, तो 20/220 2 करके, तो कितना ये आपका 10 से कट जाएगा, यानी जो आपका एवरेज औसत वेग है ना यानी एवरेज वेलोसिटी का जो मान निकल कर आएगा ये आपका 10 मीटर पर सेकंड जो ये आपका निकल कर आएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया था, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है ना आपका मुख्य रूप से है जो किन किन कारकों पर आपका निर्भर करती है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो हैं आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग यह ज्ञात कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, यानी स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो देखिए किसी वस्तु की उसकी स्थिति और मतलब कि कॉन्फिगरिंग यानी विन्यास के कारण कार्य करने की क्षमता है ना, जो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो आपका कहा जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका मैथमेटिकल जो सूत्र होता है ना आपका भी P=mch, जो ऐसे पोटेंशियल ऊर्जा का सूत्र होता है। यानी mn जो है आपका वस्तु का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान जितना अधिक होगा ना आपका ऊर्जा ही जो है मतलब कि जो उतना ही अधिक होगा। जी जो आपका क्या होता है, तो ये आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका मान आपका क्या होता है पृथ्वी पर लगभग आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जहां h जो होता है ना ये आपका क्या होता है, तो ये आपका मतलब कि वस्तु की ऊंचाई होती है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर जो है ये आपका स्थिति ऊर्जा है जो आपका बढ़ता है। यानी आपका किस किस मतलब कि आपका किस किस वस्तु मतलब कि किस किस जिस पर आपका स्थिति ऊर्जा जो है ना ये आपका डिपेंड करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लें तो वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्व, त्वरण और ऊंचाई पर जो आपका डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न बनता है, तो देखिए प्रश्न यह बनता है कि यदि वस्तु ज़मीन पर रखी हुई है तो आपका स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा। और ये देखिए स्थित ऊर्जा का जो मान है ना ये आपका 0 होगा। और देखिए स्थित ऊर्जा वस्तु के अपेक्षित पथ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम ऊंचाई के अंतर पर ही जो है यह आपका निर्भर करती है। और पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण अगर पूछा जाए तो देखिए बांध में जमा पानी हो गया, तनी हुई धनुष की डोरी हो गई, या फिर ऊंचाई पर रखा पत्थर, ये सारे जो है ना आपके पोटेंशियल एनर्जी के जो आपके सभी उदाहरण हैं। और देखिए एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनता है कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को आपका दुगना कर दिया जाता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि पोटेंशियल ऊर्जा जो है ये आपका हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आपका ऊंचाई को दुगना कर दिया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा जो भी है आपका दुगना हो जाएगा। खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, अगर यह पूछा जाए तो इसमें आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। यांत्रिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग ही है जो आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑस्मोसिस यानी परासरण की प्रक्रिया के दौरान जो है ना यदि कोशिका से ऑक्सीजन को पूरी तरह से आपका निकाल दिया जाए तो या उसकी आपूर्ति को रोक दिया जाए तो कोशिका पर क्या प्राथमिक प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो हैं आपको दिए गए थे। तो देखिए जब भी आपका इस प्रकार का प्रश्न बनता है ना तो 2 अलग अलग सिद्धांतों को जो है आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले ऑस्मोसिस यानी परासरण की बात करें तो ये जो आपका एक निष्क्रिय प्रक्रिया है
यानी परासरण जल के अणुओं का जो है ना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो आपका होता जाता है। इसलिए कोशिका को या आपका एटीपी यानी ऊर्जा की आवश्यकता है जो आपका नहीं होती कि ऑक्सीजन की कमी से आपका जो एटीपी का मतलब उत्पादन से है जो कि आपका रुकता है। फिर भी परासरण पर इसका सीधा प्रभाव जो है आपका नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका एक भौतिक सांद्रता है जो ये आपका निर्भर करता है। इसलिए आपका जो है इस पर आपका सीधा प्रभाव है जो आपका नहीं पड़ता। और इसमें ऑक्सीजन की भूमिका क्या होती है कि ऑक्सीजन कोशिका में जो है ना ये यदि आपका एटीपी ऊर्जा बनाने के लिए जो है यदि आपका अनिवार्य है, और यदि ऑक्सीजन को आपका हटा दिया जाए ना तो कोशिका का जो है आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन जो कि आपका ऊर्जा का उपयोग करके जो है ना अणुओं को पंप करता है पूरी तरह से जो है आपका बंद हो जाएगा। लेकिन इसका जो दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा तो देखिए, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि परासरण जो है आपका जारी रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से कोशिका के भीतर जो आपके आयन संतुलन है ना यानी आयन बैलेंस जो है ये आपका बिगड़ जाएगा। अंततः जो आपका क्या होगा कि मेटाबॉलिक गतिविधियों रुकने से कोशिका की है ना आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लें कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान यदि कोशिका से ऑक्सीजन पूरी तरह से आपका निकल दिया जाए या फिर उसकी आपूर्ति रोक दी जाए तो कोशिका पर क्या प्राथमिक प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन जो है आपका रुक जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस जो है ना आपका जरूर जारी रह सकता है। यह जो मतलब आपका है कि प्राथमिक प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये परासरण से आपका हमेशा है ना जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से है ना जो आपका होता है। और डिफ्यूजन और परासरण में अंतर क्या होता है। प्रिय विसरण गैसों के द्रव दोनों में आपका होता है, जबकि जो आपका परासरण जो होता है ना ये आपके मुख्य रूप से जो है ये आपके जल यानी विलायक के अणुओं के लिए जो है आपका उपयोग किया जाता है। और इनमें आपका एटीपी का महत्व क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही ना आपके एरोबिक रिसेप्शन यानी ऑक्सीसेशन है जो आपको कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपका निकलती है। और प्रभाव क्या होता है तो देखिए, यदि ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो कोशिका जो है ये आपका फर्मेंटेशन यानी क्विनन या फिर अनऑक्सीडेशन की ओर जा रहे आपका बढ़ेगा, जिससे आपका मतलब है कि लैक्टिक एसिड जो है आपका बन सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी कोशिका प्रक्रिया जो है एटीपी खर्च करती है तो देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन और एंडोसाइटोसिस या जो आपका एटीपी जो है आपका खर्च करती है। मछली के अंडे को शुद्ध पानी में रखने पर वे जो हैं क्यों फूल जाते हैं, इसका कारण पूछा जाता है तो ये आपको अंडो एसोमेसी यानी अंतः परासरण के कारण जो है ना मछली के अंडे को शुद्ध पानी में रखने पर जो आपके फूल जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस एक विलयन पानी सॉल्यूशन के रूप में है जो ना आपका परिभाषित किया जा सकता है। ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू है ना आपके 4 विकल्प जो आपको दिए गए थे। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन यानी विलयन की बात कर लें तो आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जो है ना एक आपको होमोजेनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण होता है, और इसमें आपके जो है सॉल्यूट के यानी आपके विलय के कारण है ना जो इतने आपके छोटे होते हैं ना कि वो आपकी आंखों से जो हैं ये आपके नहीं देखे जा सकते, और प्रकाश की किरणों को भी है ना जो आपके नहीं फैलाते हैं। इसके अलावा चीनी और पानी यानी जब चीनी पानी में घुलती है तो ये आपके पूरी तरह से और समान से है जो आपके फैल जाता है, और इसके कण का आकार जो है 1 नैनोमीटर से भी जो है आपका कम होता है। इसलिए इसे आपका वास्तविक विलयन भी है जो आपका कहा जाता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लें कि निम्नलिखित में से किसी एक विलयन यानी सॉल्यूशन के रूप में आपका परिभाषित किया जा सकता है तो देखिए, चीनी और पानी के मिश्रण को जो है ना एक आपका विलयन में जो आपका परिभाषित किया जाता सकता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर लें तो देखिए, रेत और पानी यानी सैंड वाटर जो है ना आपका सस्पेंशन यानी निलंबन है, और रेत के कारण नीचे बैठ जाते हैं और इन्हें ना आँखों से भी देखा जा सकता है। चौक और पानी की बात कर लें तो ये आपका एक मतलब कि ये भी आपका एक निलंबन यानी सस्पेंशन है, क्योंकि चौक के कारण पानी में जो है ना नहीं घुल पाते हैं और छान कर भी ये अलग हो सकते हैं। आपका किया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्टार्च वाटर यानी स्टार्च और पानी की बात कर लें तो ये जो आपका एक कोलाइड है, इसमें कण विलयन जो है ना जो बड़े लेकिन निलंबन से जो हैं आपके छोटे होते हैं, और ये जो आपका टिल्डर प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट है ना जो आपका दिखता है। यानी अगर मुख्य रूप से अंतर बात कर लें तो तीनों को एक नज़र में अगर देखना है चाहे यानी क्विक समरी की बात कर लें तो देखिए, सोल्यूशन यानी विलयन का जो उदाहरण है ये आपके चीनी प्लस पानी है, और इसमें जो कणों का आकार है ये आपका नैनोमीटर से आपका कम होता है, जो कि आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण है। कोलाइड की बात कर लें तो इसका जो उदाहरण है ये आपका दूध स्टार्च है, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। और ये जो आपका एक हेटेरोजेनेस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण है। सस्पेंशन यानी निलंबन की बात कर लें तो रेत प्लस यानी ये जो आपका सस्पेंशन का उदाहरण है, और इसका जो कणों का आकार है ना ये आपका 1000 नैनोमीटर से जो आपका अधिक होता है। और ये जो आपका
हेट्रोजाइनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो टोटल आपके जो है नॉन साइंस के क्वेश्चन और दो जो आपके मतलब कि एक तो आपका पॉलिटिक्स है जो आपका पूछा गया था और एक आपका करंट अफेयर्स का जो पूछा गया है, तो मैंने टोटल आपको सारे प्रश्न जो मैं करवा दिए हैं। और रीजनिंग में बच्चे बताते हैं कि सिंग अरेंजमेंट्स और पजल से जो है ना आपके मतलब कि जो है मतलब कि 15 क्वेश्चन हैं जो इसी से मिलाकर जो हैं आपके पूछे जा रहे हैं। यानी रीजनिंग और मैथ्स का वेस्टेज जो है आपका मतलब कि ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगभग 65 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग और मैथ्स हैं जो हैं वो ज़रूर कर जाइएगा। और तो इसी प्रकार से मैथ्स भेजने के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम से जुड़कर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और भाई इस प्रकार के रियल एनालिसिस पाने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।